बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं और ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जिसकी पेशानी पे कलमा तैयबा लिखा हुआ नजर आ रहा है। कौमी परचम जो है वह लहरा रहा है। रात का ये पहर है और इस पार्लियामान में हमने 2-4 रोज कबल जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त सारी रात जो है वो यहाँ पे गुजारी और जिस तरह से यहाँ जो कुछ होता रहा, जिस तरह से तरमीम हुई और उसका जो नटशल था, जो नतीजा था, जो हम कह रहे थे कि पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और आज साबित हो गया कि पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे। इस पार्लियामान में पार्लिमानी खसूसी कमेटी का इजलास हुआ। उस कमेटी का इजलास था 4 बजे। उस इजलास ने 12 अरकान थे, उसमें से 3 पीटीआई के थे, 1 जेयूआई का था, यानी अपोजिशन के 4 थे और हुकूमत के 8 थे। 3 पीटीआई पीपल्स पार्टी के, 4 पीएमएलएन के और 1 एमक्यूएम का। इजलास हुआ, इजलास का आगाज हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकाट कर दिया, वो आए नहीं। मौलाना फजल रहमान ने असद कैसर साहब से रब्ता किया कि आप आए, वो नहीं आए। स्पीकर साहब को वक्फा कर दिया गया इजलास में। थोड़ी देर बाद स्पीकर साहब ने पीटीआई के बैरिस्टर गौहर से बात की, उनको सारा मनाने की कोशिश की, बैरिस्टर गौहर नहीं माने। फिर उसके बाद इजलास जो है वो 8:30 बजे के लिए रखा गया और 8:30 बजे इजलास शुरू हुआ। तो 8:30 बजे इजलास शुरू होने के बाद वहां पे ये सारी जो कमेटी थी, उस कमेटी ने बातचीत की, मुशावरत की और वहां पे तकसीम क्या पैदा हुई। 9 अरकान बचे थे। 9 अरकान में से जो है 4 पीएमएलएन के और 1 इसका एमक्यूएम का, ये 5 एक तरफ हो गए कि याह्या अफरीदी के नाम पे ही हमने ये जो है वो करनी है बात। ठीक है, हम असद भाई, असद एक मिनट देंगे। तो याह्या अफरीदी के नाम जो था वो तजवीज़ किया पीएमएलएन ने और एमक्यूएम ने। जेयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों ने मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। उस मीटिंग की रोशनी में जो पीटीआई और मौलाना फजल रहमान की आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे एक रात कबल जो इनकी मुशावरत हुई थी कि हम दोनों मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ करेंगे और उसमें दलाइल जो तय पाए थे मौलाना की रिहायशगाह पे, उनके मुताबिक हम हुक्मरान जमात को कायल करेंगे इस बात पे कि अब मंसूर अली शाह जो है वो खतरा नहीं रहे, क्योंकि हमने आईनी बेंच जुडिशियल कमीशन के जरिए बनाने का कह दिया है। तो जुडिशियल कमीशन में हुकूमत के पास अक्सरियत है। बेंच जो है वो बनाना, आईनी बेंच जो है वो बनाना मंसूर अली शाह के इख्तियार में नहीं होगा, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर हम मंसूर अली शाह को बना देंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, तो वकला को, सिविल सोसाइटी को, आलमी बरादरी को, पीटीआई को, यंगस्टर्स को कोई बहाना नहीं मिलेगा, उनको कोई तेल नहीं मिलेगा तहरीक बनाने के लिए। लिहाजा इससे बचा जाए और जो मुल्क की कमजोर मुआशी सूरत हाल है उसमें इस तरह के एहतजाज वारा नहीं खाते, वो लाश देंगे। पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने यह नाम तजवीज़ किया, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने 2 टोक ये कहा कि चाहे उसके पास कोई इख्तियारात ना हो, ये सारे दलाइल रखे गए। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी इख्तियारात ना हो उस लिहाज से मंसूर अली शाह साहब के पास, तो भी हम उसका रिस्क नहीं ले सकते, वो फिर भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। लिहाजा एमक्यूएम और पीएमएलएन एक तरफ हो गई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई इब्तदाई तौर पर एक तरफ रही। लेकिन चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बात कही हुई थी कि अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का इस मामले पे साथ नहीं देते और डेड लॉक पैदा होता नजर आता है, तो फिर आपने पीएमएलएन का साथ देना है, क्योंकि अगर हम साथ नहीं देते तो इसका मतलब यह होगा कि हम हुकूमत छोड़ना चाहते हैं या हम हुकूमत से निकलना चाहते हैं। तो यह तो हो नहीं सकता। हुकूमत से निकलने का मतलब है कि सारे गए। उस तरह की सूरत हाल पैदा हुई। उसके नतीजे में वाहिद कामरान मुर्तजा ने उसकी मुखालफत की, याह्या अफरीदी के नाम की, और बाकियों ने उसकी तईद की। और इस तरह से वजीर कानून ने ये अनाउंस कर दिया कि जी याह्या अफरीदी जो है वो अगले चीफ जस्टिस होंगे। असद तूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त पार्लियामेंट में आधी रात में मौजूद हैं। चूंकि पार्लियामेंट मेनली हम कवर करते हैं, तो यहाँ की कॉरिडोर्स में जो कुछ होता है वो शायद हम कुछ इनसे बेहतर जानते हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ये मौजूद होते हैं दिन रात, जिस तरह अभी हमारी आधी रात है, इनकी भी आधी रात वहां होती रहे। ये बताएं जी कि अब क्या होगा? क्या मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब ये छोड़ देंगे जिस तरह फौज में सुपरसीड होने वाला मामला होता है, या वो मैदान में रह के लड़ेंगे? वो लड़ेंगे मैदान में रह के। ये खबर है। हाँ, वो नहीं रिजाइन करेंगे। वो सुपरसीड होने के बावजूद नहीं करेंगे। और ये याद रखिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह इस सब के बावजूद, पहले तो ये देखना होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी ये नॉमिनेशन कबूल करेंगे कि नहीं।
क्यों, इसमें भी सवाल है अभी? इसमें सवाल है अभी। वो जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत करीबी दोस्त हैं, इन दोनों की इकट्ठी लॉ फर्म थी, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये अब देखने वाला होगा कि क्या वो ये बैगेज उठा के चीफ जस्टिस के दफ्तर में दाखिल होंगे कि मैं अपने दोस्त की पीठ में छुरा घूम के आया, एक मुतनाज़ा तरीके से हुई आईनी तरमीम का मैं बेनिफिशरी बना, एक ऐसी पार्लियामेंट से वो तरमीम हुई जो 13 जनवरी के फैसले की बेनिफिशरी थी, ठीक है, तो यानी कि वो चीफ जस्टिस कादी फाइसा ही 2.0 कहलाएंगे पहले दिन से। तो अगर वो ये बैगेज उठा कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसा जो तेज आदमी है वो उनको अब्दुल डोगर न करार दे दे। नहीं, वही होंगे, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू, वो यही इसी कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। तो अगर वो ये बैगेज उठा सकते हैं, और आपको पता चीफ जस्टिस कादी फैसला का तो ये बैगेज 13 माह उठाना पड़ा था, तो आपने देखा कि कितना कुछ वो रिमार्क्स में मीडिया के बारे में कहते थे, तो याहिया अफरीदी साहब को ये बैगेज 3 साल उठाना होगा, और उस 3 साल में मीडिया पहले दिन से शदीद नाकद होगा। सड़कों पर अली महमूद कुर्द साहब और ऐलान कर चुके हैं तहरीक चलाने का कि अगर मंसूर अली शाह के अलावा कोई बनाया तो हम तहरीक चलाएंगे, सड़कों पर वकला होंगे, मीडिया उन पर तनकीद कर रहा होगा। और पीटीआई जिसके पास माल नहीं था को, मतलब अगर पीटीआई अब तक कुछ बची है तो वो वकला की वजह से बची है, तो अब तो उनको बल्क में वो वकला मिलेंगे। बिल्कुल पीटीआई होगी, वो कैपिटलाइज करेगी इसको पॉलिटिकली। फिर आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको जजेस की तरफ से चैलेंज दरपेश होगा, ठीक है। तो क्या वो ये आप कह लें कि चुमक्खी लड़ाई लड़के अदालत चलाएंगे? अगर उनको लगता है कि वो चला सकते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट ने घोड़ा उनके आगे खड़ा कर दिया है, उस पर वो 26 अक्टूबर को बैठ जाएं, मैदान खुला है, फिर भगाएं, रौनक लगी रहेगी, हम भी देखेंगे कैसे चलाएंगे। अच्छा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, और जिस तरह वो आज ना, हालांकि हमें तो खुद अपने लिए मजाक लगा जब वो स्पीकर याद सादिक साहब कह रहे थे ना कि वो जो अरकान को लाया गया था, और जब बात हो रही थी कि कैमरे सीसीटीवी में से निकाला जाए कि वो वीगो डाले आए थे, लोगों को अरकान को उठाया हुआ था, ये था वो था, जब महमूद खान अचकज़ई और उमर यूब कह रहे थे तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम इस पर तहकीकात करेंगे, ये करेंगे। मीडिया वालों से कोई चीज छुपती है? ये तो दीवारों के पीछे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें 2 एक अरकान इस तरह नजर आए, वो जो 5 अरकान जिन्होंने वोट दिया, वो तो यहाँ जोर लगा के नहीं ढूंढ सके कि वो कहां से आया। हमें तो बीएनपी वाले 2 मिले, बाकी तो हमें मिले ही नहीं थे। हम तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं। नहीं, वो आप, क्योंकि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं तो आज आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा हूँ, आपको जो मैं अगर गलत हूँ तो प्लीज मेरी तस्दीक कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह यहाँ की अथॉरिटी नहीं हूँ, कि कोई प्रेसिडेंसी से सुना है कोई डायरेक्ट रास्ता आता है अंदर? जी बिल्कुल, आके सुबह सीधा ऊपर जो है वो प्रेसिडेंसी का जो चैम्बर है वहां पे जाते हैं, और उसका दरवाजा खुलता ही प्रेसिडेंसी से है। और सुना है कि उसी रास्ते से आए थे वो, और वहीं पर बिठाए गए थे, और फिर वहीं से लाए गए थे, वहीं से गिराए गए थे, वहीं से लाए गए थे, और वो फिर वोट कर गए। तो आप देखिए ना, जब इस अंदाज मैंने ये बात इसलिए की थी असद कि जिस तरह उस स्पीकर साहब ने तो हमें ऐसे ही उठा दिया ना, हमें तो अपनी औकात का पता है ना अच्छी तरह से, लेकिन आपको भी वहां की दीवारों की कुछ ना कुछ, शायद अगर वहां भी कोई उठाने वाला नहीं है तो दीवारों से क्या पता चल रहा है कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, और ये जो सूरत हाल पैदा हुई, अगर मैं और आप सोच रहे हैं और वो अच्छे दोस्त भी हैं, तो क्या उन्होंने इस बात को नहीं सोचा होगा? और क्या ये याहिया अफरीदी की नॉमिनेशन से पहले हुकूमत ने उनकी कोई कंसल्ट नहीं ली होगी? यही सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक ये है कि याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने वो हुकूमत के साथ ब्रॉडर सेम पेज पर हैं इस वक्त, जो कि पहले इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का सेम पेज चीफ जस्टिस कादी फैसले के साथ चल रहा था, तो ये भी उस सेम पेज पर एग्री कर चुके हैं, तो फिर ये बनेंगे। दूसरा इनका ऑप्शन ये हो सकता है कि ये कहें कि मैं नहीं हल्फ लेता, तो फिर बाकी दोनों में से किसी को चुना जाएगा। नहीं, तो नीचे से भी एक आना है। नहीं, वो इस आईनी तरमीम के तहत जब इसका पहला 2 है, वो ये कहता है कि पहले उन 2 में से कंसिडर होगा कोई एक, और अगर वो भी रिफ्यूज कर देता है तो फिर तीसरी दफा आप जाएंगे इस टॉप 3 की सीनियरिटी से बाहर। ये बात रिपीट कीजिएगा। मतलब अगर याहिया अफरीदी साहब इनकार कर देते हैं तो जो ऊपर वाले जो 3 थे उन दोनों में से एक को चुनना होगा, और अगर वो दोनों इनकार कर देते हैं या उनमें से कोई एक कर देता है? एक कर देता है। अच्छा, ठीक है, फिर नीचे से आएगा। फिर नीचे से आएगा, और वो नीचे से वाला कौन है? फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। माशाल्लाह, ठीक है, अच्छा। माशाल्लाह। तो वो अब देखने वाला है कि क्या जस्टिस याहिया अफरीदी ये जिसे कहते हैं वो बैगेज उठाने से इनकार करते हुए कहते हैं मैं नहीं बनता, तो फिर क्या, फिर उस सूरत में बाकी 2 में से किसी एक की तरफ बाल जाती है? नहीं, ये तो डेडलॉक हो जाएगा बहुत बड़ा, क्योंकि हुकूमत जो है, मुनीब अख्तर का नाम तो यहाँ किसी ने भी तजवीज नहीं किया।
फिर मंसूर ताई तो मंसूर अली शाह और उनके दरमियान थी। और अगर ये ऊपर के दोनों उस पे आता है और उस मामले में आते हैं तो फिर तो एक ये नया बहरान खड़ा हो जाएगा कि जी इनको ये बनाना नहीं चाहते, और अगर पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट पहले ला रहे थे काजी फायजी साहब को बचाने के लिए और फिर लाए मंसूर अली शाह को लाने के लिए, और फिर उसका आउटकम आपके हमारे सामने पार्लिमानी कमेटी से निकला कि वो साबित हुआ कि वो पर्सन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, तो फिर हुकूमत मंसूर अली शाह को, मुनीब अख्तर दोनों में से उनको कैसे ले सकेगी? यही चीज है ना, फिर आपको ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर उस सूरत में आप, जैसे मंसूर अली शाह को पता होगा कि मैं इनकी चॉइस नहीं था, मैं इनकी मजबूरी हूं, ठीक है। और फिर तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एतमाद में लेकर हल्फ लें। आपको, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये लाजमी ये आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, हो चुकी है, ठीक है। जब चैलेंज होगी वो पिटीशन टेकअप करें, वो टेकअप करके इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर वो उड़ा देते हैं और चीजें रिवर्स हो जाती हैं भाईजान, उसके लिए तरमीम के मुताबिक जुडिशियल कमीशन ने उस बेंच का चुनाव करना है, उसकी तादाद का चुनाव करना है, उसके सरबरा का चुनाव करना है, तो वो फिर हुकूमत जो है वो ऐसा बेंच क्यों बनने देगी जो उसको उड़ा दे? यही बात है ना कि अगर चुनना तो इन्हीं जजेस में से ना, लेकिन अगर इन जजेस की मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह और अगर चीफ जस्टिस बन के जस्टिस याहिया अफरीदी उनके साथ खड़ी हो जाती है, तो वही बात जाके बैठेंगे ना आईनी अदालत में, सॉरी आईनी बेंच में। अगर आईनी बेंच जो है फर्ज कर लेते हैं, अच्छा जी हमने 3 रुकनी बेंच बना, पाबंदी तो है कोई नहीं, 3 रुकनी बेंच बना दिया, उसमें जुडिशियल कमीशन ने अमीनुद्दीन खान साहब को डाल दिया, उसमें मसर्रत हलाली साहब को डाल दिया, उसमें नईम अख्तर खान साहब को डाल दिया, तो उठा के बाहर मारेंगे, क्या हो गया? ये बहुत से है इफ्स एंड बट्स, लेकिन अगर आपको याद हो तो एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी है, उसके तहत आईनी सवाल के ऊपर मिनिमम 5 जजेस का लार्जर बेंच बनेगा, एंड दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन होगा ये। यस यस, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। तो वो 5 रुकनी पे आपको जाना पड़ेगा। अब 5 पूरे होते हैं कि नहीं? 5 में भी वैसे एक बात तो अभी भी मैन्यूवरिंग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ढाक जजेस पहले से लाके बिठा दिए गए हैं, ठीक है, वो 25-25 26-26 साल तनख्वाहें ले रहे हैं, यू कैन ब्रिंग देम देयर, ठीक है। 3 ये हो, एक ढाक ले आए, एक जैसे जमाल डाल ले, तो लाइक स्टिल या आपके पास मैन्यूवरिंग का अभी भी है मार्जिन, ये नहीं है कि ये बिल्कुल गेम आउट है, लेकिन स्टिल गेम ऑन है, और मेरे ख्याल में आने वाले दिन दिलचस्प होंगे। और मैं हमेशा से कहता होता हूँ कि सहाफ़ी हम लोग जब क्यास होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो हम फ्लरिश करते हैं। ज़माना अमन में तो प्रेस रिलीज होती है, प्रेस रिलीज पे कौन हमें सुनता है, हमारे पास भी कुछ नहीं होता, खबर के लिए कुछ नहीं होता, तो अच्छे दिन आ रहे हैं। चलो ये तो हमारे लिए तो खबर आ रही है, हमारे लिए तो अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन इन इदारों के दरमियान वो भी तो जमाना है, जंग में ही फ्लोरिश करते हैं ना, अपने आप को कोई मनवाता है ना किस सिचुएशन में, तो वो भी खड़े होने को तैयार हैं आपकी अदालत वाले, हमारे वाले इस पार्लिमान के सामने। मेरे ख्याल में वो खड़े होंगे। और ये जो अदलिया है ना, जब लड़ाई पे आ जाती है तो अल्टीमेटली प्रिवेल कर देती है। इफ्तिखार चौधरी एक चीफ जस्टिस थे, उनके साथ जजेस की अक्सरियत थी, वो लड़े, प्रिवेल कर गए, लेकिन कोनी ने भी तो किरदार अदा किया ना, अब कोनी नहीं मिलेगी। यस, लेकिन अब जस्टिस काजी फैसला देख लें, उनके साथ तो जजेस की भी अक्सरियत नहीं थी, लेकिन लड़े, प्रिवेल कर गए, ठीक है। यहां पर भी अगर ये जजेस लड़ने का फैसला करते हैं, और सच्ची बात है ये लड़ाई पार्लियामान से नहीं होगी, ये लड़ाई होगी एस्टेब्लिशमेंट से ही, जिसने इस पार्लियामेंट में बैठी हुई हुक्मरान जमातों को फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाई हुई हैं, ठीक है। तो जब कभी भी ये तसादुम होगा तो ये पार्लियामेंट बहुत कमजोर है, ये कोलेटरल डैमेज में बासानी चली जाएगी। तो अब ये देखते हैं कि ये जजेस किस तरह से पुश बैक करते हैं, वकला किस तरह से करते हैं, और इसके लिए जो सबसे पहला जो अली शेर साहब जो बैरोमीटर आएगा ना, वो ये अभी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आ रहा है इस हफ्ते के आखिर में, ठीक है, ये 30 के 31 अक्टूबर को है, ठीक है। वो इलेक्शन अगर इंडिपेंडेंट ग्रुप हार गया, जो कि अब लग रहा है हार जाएगा, और ये आजम नजीर तारर वाला ग्रुप जी, और जीत गया हामिद खान वाला ग्रुप,
तो फिर आप देखेंगे वकला तहरीक पूरे जोरों से चलेगी, ठीक है। और फिर वो इस वक्त तक आप क्या कह रहे हैं कि वकला की पल्स क्या बता रही है? शदीद रिजनमेंट है। मैं अभी कराची जो पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ था, मैं उसको कवर करने के लिए स्पेशली इस्लामाबाद से गया था। मैंने इस्लामाबाद वाला भी कवर किया है। आपकी वजह से हमें कुर्र साहब की इतनी शानदार तकरीर सुनने को मिली। थैंक यू। तो वो वकला भरपूर चार्ज है। और आपको एक चीज और देखनी होगी कि अगर ये आजम ताल वाला ग्रुप इंडिपेंडेंट ग्रुप रहे भी पावर में, आप नौजवान वकला की एक बहुत बड़ी तादाद है। यस, दैट्स क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उसमें भी देखा, बाकी जो मुख्तलिफ वकला के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यंग लॉयर्स जो है वो ज्यादा चार्ज नजर आते हैं। और अभी भी आप देखिए 300 500 यंग लॉयर्स ने खतूत लिखे इसी सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस आईनी तरमीम के को मत माने, ये मत करें, वो ना करें। तो लॉयर, यंग लॉयर जो है वो रिएक्ट कर रहा है, वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। और अगर यंग ब्लड लड़ने पर आ गया तो मेरे ख्याल में मजबूरन बड़ों को भी खड़ा होना पड़ेगा। और ये यंग ब्लड जो है वो हमने कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स में के गुस्से की शक्ल में भी देखा है कि यूथ जो है वो किस तरह से रिजेंट कर रही है। अभी जो आपको पता है पंजाब में एक झूठे केस पर किस लेवल के मुजाहरे हुए, ठीक है। तो लोग भरे हुए, वो रीजन ढूंढ रहे हैं। असद वो जो एक नहीं वो कहते होते रोंदी यारां नूं लै लै ना भरावां दा। मसला कोई और है, मसला कोई और है, गुस्सा कोई और है, निकल कहीं और रहा है। ये पहली बच्ची के साथ तो ज्यादती नहीं हुई ना इस तरह से। लोग रीजन ढूंढ रहे हैं अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो वो जो भी रीजन मिलेगा वहां पर लोग जमा हो जाएंगे, क्या करो। तो यहाँ पर भी आप अगर जवाब देंगे और उस जवाब में वकला खड़े हो जाएंगे और अपोजिशन की जो जमातें हैं वो उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करती हैं, तो एक आप देखेंगे कि पुशबैक आएगा। असद आपके हजारे बंदा अभी तो अंदाजे लगा सकता है ना। आप ज़ाहिर जैसे हम यहाँ पार्लियामेंट को कवर करते हैं ना, तो मसलन मैं अमीर हुसैन से लेके कवर कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन से स्पीकर क्या करता था, कहाँ से ब्रीक वारदात डालता था, कैसे क्या होता था। यहाँ इनकी बॉडी लैंग्वेज हमें अंदाजा हो जाता है। साफी का काम ही मुशाहदा है। आपका अब तक का मुशाहदा क्या कहता है कि याहिया अफरीदी अपने दोस्त मंसूर अली शाह की पीठ में छुरा घोंपेंगे या उसके साथ खड़े होंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जैसे याहिया अफरीदी आज के दिन तक अपनी डेढ़ इंच की अलहदा मस्जिद बनाते रहे हैं। वो ना मेजॉरिटी के साथ जाते थे ना माइनॉरिटी के साथ जाते थे, वो पतली गली से निकल जाते थे। तो अब अगर वो अपने दोस्त की पीठ में छुरा घोंप के चीफ जस्टिस बनते हैं तो इसका मतलब है, फिर सब बात करेंगे, इसका मतलब वो डेढ़ इंच की मस्जिद लेके चलते इसलिए थे कि वो कहते थे कि मैं किसी को नाराज नहीं करता होता, ठीक है। तो मैं काबिल कबूल रहूं ताकि, और फिर वो काबिल कबूल बने, ठीक है। और इसका मतलब है वो बेनिफिशरी बने सबके, ठीक है। अगर वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पहले दिन से उनको सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा जैक ब्रांच का जज माना जाएगा। काजी साहब को एक फिक्रे में डिफाइन करें, कैसे आए और कैसे चले गए आप, क्योंकि आपसे ज्यादा अच्छा काजी साहब को और कोई डिफाइन कर नहीं सकता। ग्रेट डिसेप्शन, ही इज अ ग्रेट डिसेप्शन। ओके, थैंक यू असद तूर साहब ने बहुत ही शानदार एक फिक्रे में ग्रेट डिसेप्शन। काजी साहब आपको तो बाय बाय टाटा, और अब याहिया अफरीदी साहब आते हैं, हल्फ लेते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती हैं, वो जैसे जैसे अपडेट आएंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ पार्लियामेंट हाउस से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।